नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 3 के अंतर्गत साहित्य शास्त्र में काव्य हेतु के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत जो संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं, मैं उन श्लोकों को नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मेरी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है। मैं संस्कृत के अलावा जो हिंदी दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। काव्यशास्त्र काव्य हेतु। काव्य हेतु शब्द का अर्थ होता है कारण। जिन कारणों से काव्य की रचना या सर्जना की जाती है उसे काव्य हेतु कहते हैं। संस्कृत में हेतुर्ना कारणम अर्थात कारण को हेतु कहते हैं। इसका अर्थ होता है काव्य के उत्पत्ति के कारण। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधन या कारण को काव्य हेतु कहते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि के काव्य रचना में सहायक होता है। काव्य शास्त्रियों की दृष्टि में काव्य हेतु। संस्कृत काव्य शास्त्रियों के अनुसार आचार्य भामा, इनका समय 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता है। ये कश्मीर के निवासी थे। ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रचना काव्य अलंकार। यह अलंकार शास्त्र है। इसमें 6 अध्याय हैं जिन्हें परिच्छेद कहा गया है। गुरु के उपदेश से श्रेष्ठ शास्त्रों का मूर्ख बुद्धि भी अध्ययन कर सकता है। काव्य तो कोई प्रतिभाशाली ही बना सकता है। इन्होंने काव्य प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। आचार्य दंडी, इनका समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। इनकी रचना काव्यादर्श है। इसमें 4 अध्याय हैं जिन्हें परिच्छेद कहा गया है। इसमें 650 श्लोक हैं। दंडी ने प्रतिभा, शास्त्रों का ज्ञान और अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। आचार्य वामन, इनका समय 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। ये कश्मीर के निवासी थे। इनकी रचना काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। इसमें 5 अध्याय हैं जिन्हें परिच्छेद और 319 सूत्र हैं। इन्होंने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने लोक व्यवहार, विधा और प्रकीर्ण को काव्य हेतु माना है। प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया गया है। कविता और कविता का बीज प्रतिभा है। लोक विधा, प्रकीर्ण व प्रतिभा को काव्य हेतु माना तथा प्रतिभा को सबसे अधिक महत्व दिया। आचार्य आनंदवर्धन, इनका समय 9वीं शताब्दी माना जाता है। ये कश्मीर के निवासी थे। इनकी रचना ध्वन्यालोक है। इसमें 4 अध्याय हैं जिन्हें उद्योग कहा गया है। इन्होंने व्युत्पत्ति और प्रतिभा दोनों को काव्य हेतु मानते हुए प्रतिभा को अधिक महत्व दिया है। आचार्य रुद्रट, इनका समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। ये कश्मीर के निवासी थे। इनकी रचना काव्यालंकार है। इसमें 16 अध्याय और 734 श्लोक हैं। इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है। शक्ति के 2 भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा जो जन्म के साथ ही प्राप्त होता है, उत्पाद्या जो शास्त्र, लोकानुभव और सत्संग से प्राप्त होता है। आचार्य अभिनव गुप्त, इनका समय 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। ये कश्मीर के निवासी थे। इनकी कोई मौलिक रचनाएं नहीं है। इनकी सिर्फ टीकाएं हैं। अभिनव भारती भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का टीका है। ध्वन्यालोक लोचन, यह आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक का टीका है। काव्य कौतुम विवरण भट्टतौत के काव्य कौतुम की टीका है। प्रतिभा अपूर्व क्षमा वस्तु निर्माण प्रज्ञा अर्थात प्रतिभा अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम है। आचार्य राजशेखर, इनका समय 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता है। ये कन्नौज के निवासी थे। इनकी रचना काव्य मीमांसा है अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों संवेत रूप में काव्य के श्रेष्ठकर
हेतु हैं। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, कार्य इत्री एवं भाव इत्री। कार्य इत्री प्रतिभा जन्मजात होती है, इसका संबंध कवि या रचनाकार से है। भाव इत्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से है। कार्य इत्री प्रतिभा भी तीन प्रकार की होती है, सहजा, आहार्या तथा उपदेशिकी। सहजा अर्थात जो पूर्व जन्म के संस्कार से उत्पन्न होती है तथा इसमें जन्मांतर संस्कार की अपेक्षा होती है। आहार्या का उदय इसी जन्म के संस्कारों से होता है। उपदेशिकी की उत्पत्ति मंत्र, तंत्र, देवता तथा गुरु आदि के उपदेश से होती है। आचार्य मम्मट, इनका समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। ये भी कश्मीर के निवासी थे। इनकी रचना काव्य प्रकाश है। इसमें 10 अध्याय हैं जिन्हें उल्लास कहा गया है। शक्ति कवित्व बीज रूपः, इन्होंने शक्ति को कविता का बीज रूप माना है। शक्ति प्रतिभा का बीज रूप है। इन्होंने शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। बाघभट्ट प्रथम, इनका मूल नाम वाहट था। समय इनका 1121 ईस्वी से 1256 ईस्वी। इनकी रचना बाघभट्टालंकार है। इसमें 5 परिच्छेद हैं, अर्थात प्रतिभा काव्य के उत्पत्ति का कारण है तथा व्युत्पत्ति प्रतिभा का आभूषण है। आचार्य बाघभट्ट द्वितीय, इनका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी रचना काव्यानुशासन, छंदानुशासन है। इन्होंने काव्यानुशासन की टीका अलंकार तिलक नाम से लिखा। आचार्य हेमचंद, इनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। ये जैन आचार्य थे। रचना शब्दानुशासन, काव्यानुशासन। इन्होंने अपनी ग्रंथों की टीकाएं खुद लिखी है। विवेक शब्दानुशासन की टीका है। अलंकार चूड़ामणि काव्यानुशासन की टीका है। प्रतिभा काव्य का हेतु है तथा नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। कथन अथा व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके प्रतिभा के संस्कारक हैं, काव्य हेतु नहीं हैं। आचार्य केशव मिश्र, समय 6ठी शताब्दी है। रचना अलंकार शेखर। इसमें 8 अध्याय हैं जिन्हें रत्न कहा गया है। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, अर्थात प्रतिभा काव्य का कारण है तथा व्युत्पत्ति उसे विभूषित करती है। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, समय 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इनकी रचना रस गंगाधर है। इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, अदृष्टोत्पत्ति प्रतिभा, जन्मजात प्रतिभा, और दृष्टोत्पत्ति प्रतिभा, अभ्यास से उत्पन्न प्रतिभा। आचार्य जगन्नाथ भी प्रतिभा को ही काव्य का मूल हेतु मानते हैं। उन्होंने उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा के कारण माना है। आचार्य भट्टोत, समय 9वीं शताब्दी। रचना काव्य कौतुम। इन्होंने प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। जयदेव, समय 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। ये मिथिला के निवासी थे। इनकी रचना चंद्रलोक, इसमें 10 अध्याय हैं जिसे मयूख कहा गया है। जयदेव ने चंद्रालोक में कहा है, श्रुत उत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही कविता का हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है। हिंदी काव्यशास्त्रियों के अनुसार काव्य हेतु के संबंध में आधुनिक हिंदी विद्वानों का मत भी संस्कृत आचार्यों और रीतिकालीन आचार्यों से अधिक पृथक नहीं है। कुछ आधुनिक हिंदी विद्वानों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के लिए कुछ अलग शब्दों का प्रयोग अवश्य किया है, लेकिन मूल रूप से आधुनिक हिंदी विद्वान भी इन तीनों काव्य हेतुओं को ही स्वीकार करते हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार कवि की सामाजिक, पारिवारिक या व्यक्तिगत परिस्थितियाँ तो उसकी प्रकृति है जिससे उसे काव्य रचना की
प्रेरणा प्राप्त होती है और जिसके अभाव में या तो काव्य रचना बिल्कुल नहीं होती अथवा होती भी है तो किसी अन्य रूप में। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार मेरी समझ में काव्य की जनइत्री मनुष्य की प्राण भूत विशेषता उनकी मन की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति ने ही पशु और मनुष्य में भेद स्थापित कर रखा है। यहाँ मननशीलता का अर्थ अभ्यास और व्युत्पत्ति लिया जा सकता है, परंतु डॉक्टर त्रिगुणायन ने प्रतिभा का कोई उल्लेख नहीं किया है। बाबू गुलाब राय ने आत्मविस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व माना है। भारतीय दृष्टि में आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व नहीं है, विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है। ये सभी हृदय की ओज को उद्दीप्ताकर काव्य के प्रेरक बन जाते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है। यह स्वतः एक अनुभूत तथ्य है। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने भी प्रतिभा को काव्य का हेतु माना है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के मूल हेतु हैं। इन तीनों के समन्वित रूप से ही सुंदर काव्य रचना हो सकती है। यही कारण है कि सभी आचार्यों ने तीनों का किसी न किसी रूप में उल्लेख अवश्य किया है। एक सफल कवि के रूप के लिए तीनों आवश्यक है। यह सही है कि कुछ विद्वान प्रतिभा का उल्लेख न करके अभ्यास और व्युत्पत्ति का उल्लेख काव्य हेतु के रूप में अवश्य करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जागृत अवस्था में न सही, सुप्त अवस्था में ही सही, कवि में काव्य रचना का प्रकृति प्रदत्त स्वाभाविक गुण आवश्यक होता है, जिसे प्रतिभा कहा जाता है। वस्तुतः प्रतिभा ही काव्य का मुख्य कारण है। शेष व्युत्पत्ति और अभ्यास गौण कारण हैं। प्रतिभा के बिना काव्य रचना नहीं हो सकती। शेष दो कारणों के बिना काव्य रचना हो सकती है। व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा संपन्न कवि की काव्य रचना को उत्कृष्ट अवश्य बनाते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों के अनुसार, प्लेटो के अनुसार काव्य सर्जना में हेतु प्रतिभा, चिंतन, अध्ययन, अभ्यास और शिक्षण है। अरस्तु के शब्दों में सजगता, प्रतिभा, अभ्यास, चिंतन, कला, चमत्कार और अध्ययन काव्य के हेतु हैं। वर्ड्सवर्थ के अनुसार वर्ड्सवर्थ ने प्रतिभा, चिंतन, अध्ययन तथा भावना के प्रति सत्यता को काव्य हेतु माना है। हीगल के शब्दों में मानव का जन्मजात सौंदर्य प्रेम, आत्म प्रदर्शन तथा अनुकरण की प्रवृत्ति साहित्य सृजन की मूल प्रेरणाएं हैं। क्रोचे के अनुसार अंतर्दृष्टि, अलंकार, कल्पना एवं विचार काव्य के हेतु हैं। फ्रायड ने वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति को ही काव्य की प्रेरणा माना है। फ्रायड के सहयोगी ने काम वासना के स्थान पर मनुष्य की अहम की स्थापना की प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण माना है। एडलर के अनुसार मनुष्य जब व्यवहारिक जीवन में अपने प्रभुत्व को स्थापित नहीं कर पाता है, तब उसके मन में हीन भावना उत्पन्न होती है। इस हीन भावना से मुक्त होने के लिए वह काव्य रचना या अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार काव्य रचना के मूल में हीनता ग्रंथि के निवारण की प्रवृत्ति कार्य करती है। मैथिली शरण गुप्त जी ने एडलर के क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हुए कहा है, जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है। साकेत के प्रथम सर्ग में यह है। अगे ने एडलर के अहम की स्थापना के सिद्धांत का समर्थन किया है। कला सामाजिक अनुपयोगी की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। धन्यवाद। इसके अगले दूसरे वीडियो में हम नई काव्य से संबंधित कुछ वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद करती हूँ।